एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज क्लास में हम यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के जो टॉपिक हैं वो हम कवर कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर करे हैं, आप चाहो तो उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक क्या है, देखो एमई क्लास आज जो हम देखेंगे उसका टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, कॉजेज और इफेक्ट्स देखेंगे उसकी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जो भी फ्रेशर है, जिनको अभी नहीं आइडिया है कि हाँ भाई हम जो है पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या पेड क्लासेस को देख सकते हैं। तो अगर उन्हें पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ से जो है आप क्वेरी ले सकते हो, आप इंक्वायरी कर सकते हो कि अगर आप कैसे प्रोसेस करना है, आपको कैसे ज्वाइन करोगे, आप कहाँ पे जाना है आपको। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये यूट्यूब पे अभी ये पॉज है, ठीक है, यूट्यूब पे पॉज है अभी। जो भी मेंबरशिप आपको दिख रही है कि यूट्यूब पे क्लास चल रही है, वो पॉज है वहाँ पे। आप चाहो तो उसको टीचमेंट पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप आज से बात करोगे, आपको कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, तो आप इस पर बात कर सकते हो और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए ओजोन लेयर डिप्लीशन देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ा ये इशू है। ठीक है, ग्लोबल इशू है। देखो, न्यू ओजोन होल हैज बीन डिटेक्टेड ओवर द ट्रॉपिक्स एट लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री नॉर्थ, अ रीसेंट स्टडी क्लेम। तो अभी रीसेंट स्टडी मतलब एक जल्दी में ही एक स्टडी में ये क्लेम किया गया है कि जो ओजोन होल होता है ना, वो ओजोन, जैसे आपने सुना हो कि ओजोन की परत होती है, ये अर्थ है हमारा, और ये उसके ऊपर साइड में ऐसे करके ओजोन क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, जो हमको कोई भी यूवी रेज हो गया, सोलर फ्लेयर्स हो गए, वो सबसे बचाता है हमारे पृथ्वी को, है ना। तो वो कहा गया है कि इसमें छेद हो रहा है। जब ओजोन होल मतलब क्या होता है, होल हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नया ओजोन होल डिटेक्ट किया गया है। कहाँ पर, ट्रॉपिक्स के पास। तो ट्रॉपिक्स ये कहाँ पर होता है, ट्रॉपिक्स ये देखो, ये तो हो गया आपका इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिक्स में है। ठीक है, 30 डिग्री साउथ पे बोलता है, 30 डिग्री साउथ हो गया और 30 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ठीक है, ट्रॉपिक देखने को मिला है आपको यहाँ पे ओजोन होल। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिसेंट स्टडी में ये सब भी जाना चाहिए, क्योंकि करंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ा हम ओजोन लेयर के बारे में बात कर ले, पहले ओजोन लेयर देख लेते हैं, उसके बाद हम ओजोन लेयर डिप्लीशन देखेंगे। चलिए देखो, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ का एटमोस्फेयर जो भी है, ठीक है, अर्थ का जो एटमोस्फेयर होता है वहां पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। अच्छा, कहाँ तक प्रेजेंट होता है, 15 से 35 किलोमीटर अबव अर्थ। अर्थ से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर की ओर बोल रहा है कि ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट रहता है अर्थ के एटमोस्फेयर में, इन द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एंड हैज बीन रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। अब देखो, कहता है कि जो ओजोन, ये तो मान लो हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जैसे ये अगर हमारा लेयर है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 15 से 35 किलोमीटर अर्थ के ऊपर, ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर अगर हम देखेंगे अर्थ के ऊपर, तो वहां पे जो है क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एटमोस्फेयर के लेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो उस तरीके से ये जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है ना, वहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है ओजोन की। ठीक है, तो वही है ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या देखने को मिलेगा, आपको ओजोन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो गया आपका, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ओजोन। वही चीज जो मैंने बताया अभी आपको कि अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फेयर है, वो क्या है, जो ओजोन लेयर है वो एक लेयर है अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में, जो जिसमें हाई लेवल ऑफ ओजोन पाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम सन हार्मफुल यूवी रेडिएशन। बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है कि ये जो लेयर है ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन से, जो बहुत सारे हार्मफुल यूवी रेडिएशन आते हैं उनसे बचाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इट एब्जॉर्ब्स 97 to 99% ऑफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। आप समझ रहे हो, मतलब ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, मतलब मोटा मोटी जो काम है इसका, वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा कि हमारे पृथ्वी तक, हमारे जो लैंड है ना वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि अगर पहुंच गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मतलब वो इतनी सारी स्किन डिजीजेज हो जाएंगी, है ना, बहुत सारे इसके मतलब बहुत ज्यादा इसके यूवी रेडिएशन अगर पड़ गए ना इंसानों पे, ह्यूमंस पे, तो बहुत सारा चीजें नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे सब कुछ, है ना। तो इसको बचाता है ये आपका ओजोन लेयर। ठीक है,
97 से 99% जो है एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर millions of people would be affected by skin diseases including cancer and weakened immune system। अब वही चीज मैंने आपको बताया है कि अगर ओजोन लेयर की एब्सेंस हो जाए, मान लीजिए ओजोन लेयर नहीं होता है, तो क्या होगा, डायरेक्ट जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है डायरेक्ट जो है हमारे पृथ्वी पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा बहुत ज्यादा। तो ठीक है, तो जैसे कि आपको बहुत सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देगा। तो ये इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, next point, UV radiation would also affect the environment adversely leading to decreased productivity। देखा, समझ में आया? यूवी रेडिएशन क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना उसको भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर देगा, बहुत बुरी तरीके से, बुरी दशा कर देगा। मतलब आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है ना वो गिर जाएगा एकदम से। ठीक है, इसको समझ रहे हैं? नेक्स्ट है, fauna on earth is also adversely affected by the ozone layer। देखो fauna मतलब क्या होता है, देखो फ्लोरा और fauna में अंतर समझिए। जब फ्लोरा की बात हो रही है तो मतलब कि वो पेड़ पौधे की बात हो रही है, लेकिन जब हम फौना की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, फौना। फौना मतलब कि जंतुओं की जब बात हो रही है, ठीक, पशु पक्षियों की जब बात हो तो फौना बोलेंगे। तो फौना जो हमारे पृथ्वी पे है वो भी बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन अगर हुआ तो। मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो हमारा जो पृथ्वी है ना वो पूरी तरीके से सफर कर जाएगा अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, अंतिम चरण पे आ गया तब। UV light can penetrate the organism protective layer like skin, damaging DNA molecules in plants and animals। तो यूवी लाइट जो है ना उससे क्या होगा, जो यूवी लाइट्स आ रही है तो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिज्म का प्रोटेक्टिव लेयर है उसको क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म का प्रोटेक्टिव लेयर है ना, पेनिट्रेट मतलब घुसना होता है। तो यूवी लाइट जब उसमें घुसेंगी प्रोटेक्टिव लेयर्स में तो क्या करेंगी, स्किन को डैमेज कर देंगी। हमारा जो डीएनए है मॉलिक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल्स में वो सबको डैमेज कर देंगी। तो बहुत सारे रोग होने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या दशा हो जाएगी अगर ऐसा होता तो। ये बहुत सीरियस इशू है, इसको आपको जानना जरूरी है। और इससे तो एक क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन वो स्किप नहीं कर सकते, वो जाएंगे नहीं छोड़ के आपको। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, ये सब मैंने आपको बताया है। पेड क्लासेस में आपका एसिड रेन दिया हुआ है ना। और आपको ये भी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी बताया है मैंने आपको। तो ये तो फ्री क्लासेस ओजोन लेयर डिप्लीशन आप लोगों के लिए, ये आप देखो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको स्किप नहीं करना। अच्छा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या कि आपसे ये पूछ सकता है कि हम वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं। तो 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से अच्छा उन लोगों का बर्थडे भी पड़ता होगा कुछ लोगों का 16 सितंबर को। तो चलिए बताइए किस किस का बर्थडे पड़ता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा किस किस का बर्थडे पड़ता है। चलिए उन सभी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। और इसी के साथ अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा कि चलो आपके बर्थडे से कम एक सवाल पूछ लिया गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, इट इज अ डे दैट मार्क्स द साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये जो डे है ये हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है, ओजोन डेप्लीशन की बात होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ यूवी लाइट। तो कहता है कि जो दो तरीके के यूवी लाइट्स आए, मतलब दो तरीके के यूवी लाइट्स देखा गया, क्या क्या है, यूवीबी और यूवीए। अब ये यूवीबी क्या है, यूवीए क्या है, वो हम आगे देखते हैं। यूवीबी मतलब होता है इज द कॉज ऑफ स्किन कंडीशन लाइक सनबर्न एंड कैंसर लाइक बेसल सेल कैर्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कैर्सिनोमा। तो देखो यूवीबी मतलब होता है कि ये किसकी वजह से होता है, ये एक स्किन कंडीशन है के कारण होता है, जिसमें आपका जो सन बर्न हो जाएगा, है ना, आपका जो स्किन है वो जैसे लगेगा जल गया है धूप की वजह से बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से स्किन जो है बर्न जाता है, बर्न हो जाता है। तो सन बर्न बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कैंसर लाइक बेसल सेल कैर्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कैर्सिनोमा। ठीक है, तो कैंसर जो है इस ये यूवीबी के अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट है यूवीए। अब ये क्या है, यूवीए लाइट इज इवन मोर हार्मफुल देन यूवीबी। तो कहते हैं कि जो यूवीए है ये लाइट जो है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है इन कंपेरिजन टू दिस वन। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, penetrating more deeply and causing deadly skin cancer, melanoma and premature aging। तो यहाँ पे कहता है कि ये डायरेक्ट जो है बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करता है, किसमें, डायरेक्ट जो है हमारे स्किल्स में इंटर करता है और बनाता है क्या, स्किन कैंसर। ठीक है, डेडली स्किन कैंसर, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। जैसे कि मेलानोमा हो गया, प्री मैच्योर एजिंग हो गया। एजिंग तो समझते हो ना आप, प्री मैच्योर मतलब पहले ही मैच्योर हो जाए एज, है ना, आप एक एग्जैक्ट एज पे ना हो, प्री मैच्योर हो जाए, तो वो तरीके ये चीज सारे चीज जब यूवीए करती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है ये, समझो यूवी बी से कंपैरिजन में। अब हम आ जाते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। हमने ओजोन लेयर देखा समझा, ठीक है, कितने तरीके के होते हैं ये समझा।
अब आ जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। चलो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, थिन, थिन मतलब समझते हो, थिन, थिक मतलब क्या होता है, मोटा होता है, थिन मतलब पतला होता है। तो जो धीरे धीरे जो अर्थ का ओजोन लेयर है ना वो क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, उसकी लेयर परत जो है वो पतली हो रही है ना। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, यानी कि उसको अपर एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वहां पे जो प्रेजेंट है वो, जैसे कि अगर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेटोस्फेयर है, मान लीजिए जैसे लेयर है ना अर्थ के, एयर के कंपोजिशन है। जैसे कि यहाँ पे आप जान रहे हो कि जो एटमॉस्फेयर के लेयर है, ठीक है, तो उस तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जैसे यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इस लेयर को, जो ओजोन लेयर पाया जाता है यहाँ पे, उसकी जो परत है ना वो पतली हो रही है। जब पतली हो रही है तो उसमें होल भी होने लगेंगे, जब होल होने लगेंगे तो वही है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ये समझा। नेक्स्ट पॉइंट, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर वेरीज इमेंसली ऑन एनी डे एंड लोकेशन। तो जो कहता है कि जो थिकनेस है ना, मतलब जो मोटापन है ओजोन लेयर का, वो वेरी करते रहता है, मतलब जैसे किसी भी दिन किसी भी लोकेशन पे वेरी कर सकता है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ much larger spring time decrease in stratospheric ozone around Earth's polar region, which is referred to as ozone hole। अब यहाँ पे कहता है कि जो ओजोन डिप्लीशन है इसमें जो है ज्यादातर जो लार्जर स्प्रिंग टाइम है ना वो कम होता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एक जगह है, मतलब अर्थ का पोलर रीजन जो है ना वहां पे इसको देखने को मिला है। तो स्प्रिंग टाइम के समय जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ओजोन है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इमेज में देख पा रहे हो, देखो ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। तो ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स अर्थ से निकलते हैं, जैसे कि सीएफसीज हो गया, सीएफसीज में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आप फ्रिज देखोगे ना, फ्रिज से आपका सीएफसीज निकलते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एरोसोल्स जो होते हैं इससे निकलते हैं, सॉल्वेंट से निकलते हैं। ये सब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये हमारे जाते हैं, क्षति करते हैं ना ओजोन लेयर को। वही देखो और क्या क्या है, HCFC यानी एरोसोल रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट, इसमें भी। हेलोन्स में क्या आ जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी, यस ये भी हेलोन्स। मिथाइल ब्रोमाइड यानी पेस्टिसाइड जो यूज करते हो आप लोग, है ना। तो ये सारे जो ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स है ना, ये जब तक हम, देखो जाहिर सी बात है पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम ये सब केमिकल्स यूज करेंगे, जब हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल तो होगा ही, हमारा जो ओजोन लेयर को डिप्लीट तो करेगा ही करेगा। तो यही कारण है कि जब हम ये चीज केमिकल्स रिलीज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे ओजोन लेयर पे जाएगा और ओजोन लेयर को क्या करेगा, क्षतिग्रस्त कर देगा। ठीक है, तो इससे भी, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज पे इम्पैक्ट करता है, ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स है ये सब। ये तो कर ही रहा है कि यूवी रेज आ ही रही है, देखो यूवी ए दिख रहा है, यूवी बी दिख रहा है, तो ओजोन लेयर सील्ड अर्थ फ्रॉम यूवी रेज। तो ये जो सील्ड बना हुआ है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये जो लेयर है ये क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर है, दिख रहा है, 10 से 50 किलोमीटर तक जाता है। 10 से 50 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, उससे ऊपर अगर हम उठेंगे, यानी कि ये वाली जो लेयर है, ये आपको दिख रही है मोटी सी, ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है, यहीं पे जो है आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। ये देख पा रहे हो आप, ओजोन लेयर लिखा हुआ। ठीक है, तो ये शील्ड के तरीके से काम करता है, पृथ्वी का जो है शील्ड है ये। ठीक है, यूवी रेज से बचाता है हमें। ऐसे यूवी रेज आए तो इन्होंने इसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर याद रखिएगा 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये समझो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब यही होता है कि जो यूवी रेज आ रही है हमारे पृथ्वी पे, है ना, तो है ना यूवी रेज आ रही है, हमारा पृथ्वी जो है वो शील्ड किया हुआ है, मतलब एक परत पे चढ़ी हुई है इस पे। ठीक है, अर्थ पे एक परत चढ़ी हुई है ओजोन लेयर की, ये हमें बचाता है यूवी रेज से। लेकिन लेकिन जब हम ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं, जब रिलीज करेंगे तो पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, यहाँ पे जा रही है, और ये जो ओजोन लेयर है इसमें कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त इसको करेगी, इसमें होल बनाएगी, तो ओजोन होल यहीं पे होना शुरू हो जाता है। जब हम इसको डिप्लीट करने लगे खुद ही, जब हम खुद ही इसको डिप्लीट कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, हमें पृथ्वी कैसे, ये पृथ्वी को कैसे बचा पाएगा ओजोन लेयर है। तो ये चीज हो रहा है, तो यूवी रेज आ रही है, ऊपर से हम ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स भी छोड़े जा रहे हैं इधर से। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है। अब देखो, ओजोन लेयर डिप्लीशन रिफर्स टू द थिनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो बहुत बेसिक चीज आपको मैंने बताया ऊपर। दिस हैपेंस व्हेन सर्टेन केमिकल्स कम इन कांटेक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉय इट। कहता है ये तब होता है जब कुछ केमिकल्स हमारे, जब ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं और उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जो कि मैंने अभी बताया आपको कि ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स जब रिलीज करोगे बहुत ज्यादा, तो ये क्या करेंगे, ओजोन के कांटेक्ट में आएंगे और उनको डिप्लीट करेंगे। जब डिप्लीट करेंगे तो उसमें होगा क्या, होगा बहुत पैचेस आएंगे, पैचेस आएंगे, होल बनेगा, होल बनेगा, तो उसमें आराम से यूवी रेज घुस के चले जाएंगे और करेंगे हम लोग को डिस्ट्रॉय, हमको हमको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखो आगे,
चलिए आगे देखते हैं, देखो आगे, केमिकल कंपाउंड दैट कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन आर कॉल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बिल्कुल, जो केमिकल कंपाउंड है जो ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस बोलते हैं शॉर्ट में, इसको याद रखिएगा ओडीएस। ठीक है। अच्छा, तो आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि ओडीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस याद रखिएगा। इसमें कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आपसे कि ओडीएस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी, जो मैंने आपको बताया अभी, सीएफसी किसमें पाए जाते हैं, आपके फ्रिज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेंट बताया था मैंने आपको, सॉल्वेंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFCs। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये HCFCs हो गए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, यानी कि आपका जो मिथाइल ये मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, पेस्टिसाइड्स है। हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स एक्सेट्रा। तो ये सब जो है कुछ ओडीएस है, एग्जांपल्स हैं उनके, याद रखिएगा इसको, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देख भी लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसीज की बात हो रही है, ये कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली इससे भी क्वेश्चन आता है, तो एक आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में देखो सीएफसीज का देखते हैं। यूजेस ऑफ सीएफसीज इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ लेयर। तो बिल्कुल ये मेजर रीजन है, डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। दे आर यूजली यूज्ड एज अ कूलेंट इन रेफ्रिजरेंट। जब रेफ्रिजरेंट में यानी फ्रिज में आपका देखो कूलेंट की तरह क्या काम करता है, सीएफसीज काम करता है ना। मतलब घर में आप रखे हो, ठंडा कर रहा है आपको फ्रिज को, लेकिन वो गैस तो बाहर छोड़ रहा है ना, गरम गरम बहुत ज्यादा। पीछे कभी छू के देखा है तो इस क्या नाम है, आपने वो कभी छू के देखा है, फ्रिज है, फ्रिज के पीछे कभी छू के देखिएगा, इतना ज्यादा हीट होता है, इतना गर्म करता है। वो क्या कर रहा है, आपको अंदर गर्म मतलब ठंडा प्रोवाइड कर रहा है, बाहर गर्म छोड़ रहा है। सेम चीज अप्लाइज टू एसी। एसी में क्या हो रहा है, आपको ठंडा एसी प्रोवाइड कर रहा है, बाहर फैन लगा हुआ, कभी जाकर उसके सामने खड़े हो जाओ, हालत खराब हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर यूज्ड इन कार्स एक्सेट्रा। देखा, तो एयर कंडीशनर यानी कि आपके कार्स में एसी लगी होती है, आपको ठंडा मिल रहा है, बाहर आप जो है गर्म हवा छोड़ रहे हो, तो ये सब बहुत ज्यादा डिप्लीट करते हैं ओजोन को। ठीक है, it is also used as an industrial solvent in foam products and hospital sterilization equipment. आपने स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब भी कोई ऑपरेशन या कुछ होता है तो उसमें जो भी कॉस्ट्यूम हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया जो यूज करते हैं डॉक्टर्स, वो सबको पहले स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही यूज करते हैं, तो वो सब में वो सबसे निकलता है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हो गया, फोम के प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब में भी सीएफसी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिप्लीट करती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये देखते हैं क्या है। तो फाइंड्स एप्लीकेशन यूजुअली इंडस्ट्री फॉर केमिकल प्रोसेसिंग। तो केमिकल प्रोसेसिंग में जो भी चीज यूज होता है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, तो ये एक तरीके से इस इंडस्ट्रीज पर्पज से यूज होता है। ठीक है, केमिकल प्रोसेसिंग में आज यूज किया जाता है, तो वही है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये भी डिप्लीट करता है ओजोन को। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉर्मली यूज एज ए सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के तरीके से इसको यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द मोस्ट अबंडेंट ओडीएस। तो मेन याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी इसकी बात हो रही है। ठीक, द indiscriminate use of this chemical causes ozone layer depletion, right? These ODs are also powerful greenhouse gases and have a long life as well. अब कहता है कि ये जो ओडीएस है यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया पहले, ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बताया है आपको, ग्रीन हाउस गैसेस भी बताया है। तो यही है, ओडीएस जो है एक तरीके से पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, और इनका बहुत लंबा समय होता है, जल्दी इजिली जाते नहीं है। ठीक है, देयर आर फ्यू नेचुरल कॉजेज ऑल्सो विच कॉजेज ओजोन डिप्लीशन सच एज वोल्केनिक इरप्शन। तो कहता है कि कुछ फ्यू नेचुरल कॉजेज हैं जिसके वजह से ओजोन डिप्लीशन हो सकता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन है ना, सन स्पॉट हो गया, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स हो गए, तो ये सब कुछ नेचुरल कॉजेज हैं। हाउएवर दिस डू नॉट कॉज मोर देन 1 to 2% ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो ज्यादा इफेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन 1 से 2% आप मान सकते हो, 1 से 2% आप मान सकते हो कि हाँ ये कारण है ओजोन डिप्लीशन का। ठीक है, तो ये तो नेचुरल कॉज है, नेचुरल कैलामिटीज हैं, इसको कोई मतलब रोका नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन ओजोन होल इज मैन्युफैक्चर्ड केमिकल, especially manufacture halocarbon refrigerant, solvent, propellant, and foam blowing agent like chlorofluorocarbon, HCFCs और halon। तो मेन कॉजेज अगर आप पूछे आपसे ओजोन डिप्लीशन और ओजोन होल का, तो याद रखिएगा जो मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स होते हैं ना, मतलब जैसे जिसमें ज्यादातर हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स हो, सॉल्वेंट्स हो, प्रोपेलेंट्स हो, फोम ब्लोइंग एजेंट्स हो, तो ये सब ज्यादा मेन कारण हो जाएंगे आपका ओजोन डिप्लीशन का। 4 ऑप्शन देता है, चारों ऑप्शन में ये कहीं ना कहीं दिया है, अगर तो फटाफट टिक लगा दीजिएगा उसको, तो बिना कुछ सोचे समझे इसको टिक लगा देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ओडीएस पे। ओडीएस हैव बीन प्रूव्ड टू बी इको फ्रेंडली, वेरी स्टेबल, नॉन टॉक्सिक इन द एटमॉस्फेयर बिलो। अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है, इसको प्रूव किया गया है कि ये जो है ये इको फ्रेंडली है, बहुत स्टेबल है, नॉन टॉक्सिक है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दिस इज वाई व्हेन दे हैव गेन प्रॉपर्टी पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर्स, इसीलिए जो है इनको पॉपुलैरिटी मिला कुछ सालों में, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करें। However, their stability comes at a price. They can float and remain static high up in the stratosphere.
अच्छा, ये कहने का मतलब है कि ये जो है ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये जो है ये फ्लोट कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, समझ रहे हो, उसके ऊपर। Since the early 1970s, scientists observed a reduction in stratospheric ozone and it was found more common in polar region. Ozone depleting substance have a lifetime of about 100 years. अब देखो भैया, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इनका जो लाइफ स्पैन है ना, लाइफ टाइम है, वो क्या है, 100 साल से भी 100 साल कहना चाह रहे हैं, ये 100 साल है। ठीक है, तो ये इजिली जाते नहीं है। ठीक है, ये कम हो सकते हैं लेकिन जाएंगे नहीं। ज्यादातर इसको पोलर रीजन में देखा गया है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देयर आर टू रीजन इन विच द ओजोन लेयर हैज डिप्लीटेड। दो रीजन है जहाँ पे ये ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ है, जहाँ पे बोलता है इन मिड लैटिट्यूड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर द ओजोन लेयर इज थिन, तो ओजोन लेयर वहाँ पे बहुत ज्यादा पतला है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर देखोगे तो। दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। तो इसके वजह से क्या होगा, यूवी रेडिएशन अपना उनका काम आसान हो गया, फटाफट वो पहुंच जाएंगे अर्थ पे, हम लोग को दबा देंगे, है तबाह कर देंगे, वही हाल है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 5 to 9% थिकनेस ऑफ ओजोन हैज डिक्रीज। तो कहते हैं कि 5 से 9% जो थिकनेस है ना ओजोन का, थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, थिकनेस यानी मोटापा जो है, मोटापन जो है, वो परत जो है वो 5 से 9% जो है वो क्या किया गया है, डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया है, समझ रहे हो, मतलब पतला हो गया। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ह्यूमन ओवर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन ओइंग टू द आउटडोर लाइफस्टाइल। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही आप बाहर आओगे तो मतलब ये यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा उसके एक्सपोजर में आप आओगे, तो धीरे धीरे ये ओजोन होल हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, वो चीजें आप समझो इस चीज को। आने वाले कुछ 2050 तक तो पता नहीं क्या होगा, मुझे लगता है। इन एटमोस्फेरिक रीजन ओवर अंटार्कटिका द ओजोन लेयर is significantly thinner, especially in the spring season। तो कहता है कि जो एटमोस्फेरिक रीजन है, जैसे कि आपका अंटार्कटिका हो गया है ना, तो ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रहा है वहाँ पे, थिन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पतला हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में ज्यादातर ये होता है ऐसा। दिस रिलेटेड टू फॉर्मेशन इज कॉल्ड ओजोन होल। इसी की वजह से, इसे ही कारण है कि इसको हम बोलते हैं कि ओजोन होल बन रहा है। ज्यादातर जो आपको यहाँ अंटार्कटिका में देखने को मिला है। ओजोन होल refers to the region of severe reduced ozone layer. Usually ozone holes form over the poles during the onset of spring season। तो ये बिल्कुल पॉइंट याद रखना है कि कहाँ पे ज्यादातर देखने को फॉर्म होते हैं, पोल्स एरिया में। ठीक है, पोल्स रीजन में, यानी पोलर रीजन। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट सच होल अपीयर्स एनुअली ओवर अंटार्कटिका बिटवीन सितंबर टू नवंबर। सितंबर नवंबर के बीच में ये फॉर्म होते हैं, बहुत लार्जेस्ट मतलब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे, इफेक्ट देख लेते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन का। ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूवीबी दैट रीचेस द अर्थ सरफेस। तो बहुत बेसिक सा है, ज्यादातर यूवी जो रेज है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे बढ़ेगा, जो इसका अमाउंट जो है यूवीबी का, वो हमारे पृथ्वी पर पहुंचेगा और फिर वहां पे जाके बहुत सारे स्किन डिजीजेस आपको हो जाएंगे। तो नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर हो सकता है, मेजर रोल है मेलिग्नेंट मेलानोमा डेवलपमेंट का, और ये इसका लिंक है डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट का। ठीक है, तो क्लाउडिंग ऑफ आइज लेंस, तो हमारा कैटरैक्ट के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जब यूवी रेज आएंगी, स्किन कैंसर हो रही है, तो कैटरैक्ट भी होने का संभावना है। प्लांट पे क्या असर पड़ेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको नहीं बताते, इसको स्किप करते, क्योंकि बहुत जब जान रहे हो ना क्या होगा, तबाही होगा ना सब कुछ, प्लांट डैमेज हो जाएंगे पूरी तरीके से, उनका जो डीएनए है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप एक बार देख लेना, मैं इसको बता नहीं रही हूँ। बायोकेमिकल साइकिल्स देख लेना आप लोग। इंक्रीज इन यूवीबी रेडिएशन कुड इफेक्ट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक बायोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो बायोकेमिकल साइकिल में क्या होगा, यूवीबी रेडिएशन जब बढ़ेगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक बायो जियोकेमिकल साइकिल को। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो इट कैन ऑल्टर बोथ सोर्सेज एंड सिंक ऑफ ग्रीन हाउस एंड केमिकल इंपॉर्टेंट ट्रेस गैसेस। तो ये मतलब दोनों तरीके से आपका जो सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस का, और केमिकली इसको क्या करेगा, ट्रेस करेगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, ओजोन और पॉसिबली अदर गैसेस को भी ऑल्टर कर देता है। तो ये सब चीजें हो गई। नेक्स्ट, मैराइन इकोसिस्टम को क्या करेगा, देखो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो फॉर्म होते हैं, है ना, एक्वाटिक फूड वेब्स बनाते हैं ये। तो ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्टिविटी है वो लिमिटेड है यूफोटिक जोन में। तो जो अपर लेयर है वाटर कॉलम का, वहाँ पे बहुत सफिशियंट सनलाइट पहुंचता है ताकि वो क्या कर पाए, एक जो सपोर्ट है लाइफ का वो उसका प्रोडक्टिविटी कर पाए अच्छे से। लेकिन जब यूवी रेज का सब जब एक्सपोजर हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये दोनों को इफेक्ट करेगा, यानी कि जो ओरिएंटेशन है और मोटिलिटी है फाइटोप्लैंक्टन का, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से उनका जो सर्वाइवल रेट है, जो जीने की रेट है ना, वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स हैं और वो सब क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये सब देख लीजिएगा आप। अदर इफेक्ट, सिंथेटिक पॉलीमर्स नेचुरली अकरिंग बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स जो नेचुरल अकर होते हैं, एक तरीके से सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, या फिर कुछ मटेरियल जो कमर्शियली इंटरेस्ट है, वो सब अफेक्ट किए जाएंगे इससे, अगर ये यूवी रेडिएशन हो गया तो, इसका एक्सपोजर अगर हो गया तो। ठीक है,
तो ये सब आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल ग्लोबल एफर्ट्स टैकल ओजोन डिप्लीशन। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं जो जिससे हम ओजोन डिप्लीशन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ सीएफसी लेड टू द 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बिल्कुल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, आप सभी को पता है, ठीक है, इसको कम करने के लिए। तो ट्रीटी फेसिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है, उन ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स जो हैं, उनको क्या करने के लिए, उनको कम करने के लिए। Scientists estimated that about 80% of the chlorine and bromine, which has a similar ozone depleting effect in the stratosphere over Antarctica today, comes from humans, not natural sources. तो देखो भैया, साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो 80% क्लोरीन और ब्रोमीन है, जो कि सिमिलर मतलब ओजोन डिप्लीटिंग इफेक्ट कर रहा है, जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक में मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में है, जा रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो ह्यूमन से किया जा रहा है, वो नेचुरल सोर्सेज से नहीं आ रहा है, वो ह्यूमंस के द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये समझो, इंटरफेरेंस जो हो रहा है ये ह्यूमंस के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो वो एग्री किया गया कि हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs का जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कम करें बाय रफली 80 to 85% फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बेस लाइन टिल 2045। तो 80 से 85% हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी HFCs हैं उनका जो भी मैन्युफैक्चर है, यूज़ है, उसको हमें कम करना पड़ेगा 2045 तक। ये किगाली अमेंडमेंट में कहा गया था, 2016 की बात है ये। ठीक है, अब कितना कम हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज बट दे आर नॉट एबल टू डिप्लीट ओजोन। अब कहता है कि जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रो HCFCs जो कह रहा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये डिप्लीट नहीं कर सकते, ये एबल नहीं है, इस तरह की योग नहीं है कि हाँ ये डिप्लीट कर दें ओजोन को। ठीक है, तो ये चीज समझो। दिस फेज डाउन इज एक्सपेक्टेड टू अरेस्ट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज टू 0.5 डिग्री सेल्सियस बाय 21 सेंचुरी। तो देखो, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड अरेस्ट है कि ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितना रहेगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 21 सेंचुरी आते आते। ठीक है, अभी तो 2000 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है, तो 21 सेंचुरी में जब आएगा तो ओजोन लेयर प्रिवेंशन डिप्लीशन, यहाँ पे देखो, सॉरी, ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डिप्लीशन, यहाँ पे देखो कुछ कन्वेंशन हुए थे, उसमें क्या क्या है, क्योंकि ये कन्वेंशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देख लो, इंपॉर्टेंट है। The depletion of ozone layer is a serious issue of various programs have been launched by the government of various countries to prevent it, but steps should be taken at the individual level as well. देखो, IMO क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैंडेटेड दैट कार्गो शिप must not use fuel that has sulfur content any higher than 0.5%। तो देखो, IMO का ये कहना है, उन्होंने ये मैंडेट कर दिया है कि हाँ भाई देखो, कार्गो शिप जो होती है उनको ये फ्यूल यूज नहीं करना है जिसमें सल्फर कंटेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जिसमें 0.5% से ज्यादा हो, ऐसा फ्यूल यूज नहीं करना है। ठीक है, ये इनको मैंडेट कर दिया, मैंडेटरी है। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 से ये चीज इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एंड दिस इज वन ऑफ द मैनी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू दैट इज एसोसिएटेड विद द शिपिंग इंडस्ट्री। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू है जो कि शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वियन्ना कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे क्वेश्चन आएगा। ये कुछ कन्वेंशन है, 3-4 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकती। तो वियन्ना कन्वेंशन देखेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो वियन्ना कन्वेंशन का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओजोन लेयर। ऑलराइट, तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करती है वियन्ना कन्वेंशन। ये कब साइन हुआ गया था, 1985 में। तो ये डेट याद रखना, 1985, 1985, अंडर विच यूएन मेंबर कंट्रीज रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्बिंग डैमेज टू ओजोन लेयर। तो कैसे इसको हम, जो भी कर्बिंग डैमेज, जो भी डैमेज हो रहा है ओजोन लेयर को, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे मैच द फ्लोइंग भी पूछ सकता है कि वियन्ना कन्वेंशन को मैच करो। तो याद रखना, वियन्ना की जब बात हो, यानी यहाँ पे क्या हुआ था, ओजोन लेयर तो हो रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही थी। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, एज पर द कन्वेंशन प्रोविजन कंट्रीज एग्री टू अडॉप्ट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फर्दर द गोल ऑफ वियन्ना कन्वेंशन। जब वियन्ना कन्वेंशन हो गया, उसी के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ठीक है, यानी कि इसको अडॉप्ट करने की बात की गई कि हम क्या प्रोटोकॉल अडॉप्ट करेंगे। ये साइन हुआ 1987 में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन एक बार अगर आप भूल भी जा रहे हो ना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो नहीं भूलना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। 1987 में इसको साइन किया गया। अब कब ये फोर्स में आया, 1989। आपसे यही पूछेगा कि कब साइन किया गया था। ठीक है, तो ये डेट याद रखना। तो और ये कब, ये इसको हुआ क्या, द प्रोटोकॉल गिव्स प्रोविजन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओडीएस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा ना हमें। तो देखो, हमें ये पता चला कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो कंजप्शन हम यूज कर रहे हैं, आपको मैंने बताया कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, हम ही कर रहे हैं उसका मतलब यूज, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो सबको कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या प्रोविजन बनाए जाएंगे,
वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया गया है, ठीक है। ताकि तभी तो हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना ओजोन लेयर को। जब हम ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करेंगे, उनका रिडक्शन कर देंगे, तभी तो ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम ओजोन लेयर को, है ना। बहुत अच्छा सा लिखा हुआ ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेट। और इसके लिए अगर पूछे मैच द तो क्या रहेगा, रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओडीएस, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ वे फॉरवर्ड्स या क्या करना चाहिए। देखो, one should avoid using pesticides and stick to natural method to get rid of pest insects instead of chemicals। तो जैसे कि पता है, आपको केमिकल्स का यूज करोगे, जाहिर सी बात है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम पेस्टिसाइड्स का यूज कम कर दें, हम नेचुरल मेथड पर ज्यादा फोकस करें, है ना। केमिकल्स पे फोकस जब करेंगे तो जाहिर सी बात है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में आएगा और ये जाके हमारा ओजोन लेयर को हार्म करेगा। Next point, the vehicle emits a large number of greenhouse gases that leads to global warming as well as global depletion, as well as ozone depletion. Therefore, the use of vehicles should be minimized as much as possible. तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो व्हीकल है, जो गाड़ियां हैं, वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करती है, एमिट करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, उसके बाद ओजोन डिप्लीशन भी होगा। तो ये कह सकते हैं हम कि जो व्हीकल्स का यूज है ना, उसको कम कर दिया जाए, कम से कम किया जाए, ये पॉसिबल मेथड बताया जा रहा है यहाँ पे। और क्या नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट लाइक केमिकल्स दैट हैव अफेक्ट द ओजोन लेयर। तो मोस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है ना, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो भी अफेक्ट करेंगे ओजोन लेयर को। वी शुड सब्स्टिट्यूट दैट विद इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो हमें जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए, इसका ऐसा मैन्युफैक्चर करें जिसमें केमिकल्स की मात्रा कम से कम हो, है ना। तो ये चीजें हो सकती है। नेक्स्ट, मेंटेन एयर कंडीशनर। अब एयर कंडीशनर को मेंटेन करना चाहिए, जैसे एसी हो गया आपका गाड़ी में, है ना, रूम में, एज देयर माल फंक्शन कॉजेज सीएफसी टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी गड़बड़ी होता है जैसे, तो इसके वजह से जो सीएफसीज है ना, वो किसमें इंटर कर जाएंगे, वो एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगी बुरी तरीके से, ठीक है। तो ये समझना जरूरी था हमारे लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको टॉपिक बहुत अच्छा है, प्यारा सा टॉपिक है, और ये समझना जरूरी है। अगर आप एक मतलब एक जागरूक इंसान है ना, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। और नहीं भी है तो मैं आपको बताऊंगी तो उन्हें समझ में तो आएगा नहीं। फिलहाल आपको एक, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं भारत के, देश के, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई ओजोन होल क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, कौन से कन्वेंशन हुए, कब हुए, ये सब बिल्कुल एग्जाम पहले देख के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यूपीपीएससी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कि जो आप पढ़ के जाओ वही पूछेगा। तो आपको हर लेवल पे होके जाना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं कोशिश की हूँ कि यहाँ पे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तब भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, वहां पे शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।